मुरैना में टीआईटी कॉलेज जैसा एक और कांड आया सामने। कोचिंग सेंटर संचालक पर हिंदू छात्राओं को वीडियो बनाए जाने का आरोप। कोचिंग सेंटर से कई वीडियो बरामद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मंत्री विजय शाह का विवादित बयान आया सामने। कांग्रेस का चौतरफा हमला, मामला गरमाने पर माफी मांगी। मोहन कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब मध्य प्रदेश में हाथियों से बचाव के लिए ग्रामीणों को दी जाएगी ट्रेनिंग। एमपी महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगों का बनेगा धार्मिक सर्किट। पीएचई विभाग में अनुकंपा नियुक्ति में बड़ी गड़बड़ी का हुआ खुलासा। 2007-8 में पिता को मृत बताकर बड़े बेटे की नियम विरुद्ध नियुक्ति। फिर 2021 में छोटे बेटे को भी मिली नौकरी। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को संपूर्ण तरीके से जानने का। अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की तमाम खबरें विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। तो बुलेटिन की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मंत्री विजय शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी अब चारों तरफ चर्चा हो रही है। महू के मानपुर में एक सभा को वो संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विजय शाह ने आतंकियों पर जोरदार हमला बोला और इस दौरान तीखे बोल बोलते बोलते मंत्री जी सेना के अफसरों के बारे में भी कुछ ऐसा कह गए जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। मंत्री के भाषण के दौरान मंच पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और इसके साथ ही विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद थी। मंत्री जी ने आखिर ऐसा क्या कहा जिस पर प्रदेश की सियासत पुरजोर तरीके से गरमा रही है, पहले सुन लेते हैं। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। तो सुना आपने कि विजय शाह ने यहां पे क्या कुछ कहा है। अब इसी बयान पर प्रदेश में सियासत गरमा रही है। इस बयान के बाद कांग्रेस मंत्री पर हमलावर हो चली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि मंत्री विजय शाह का सेना के आला अधिकारी पर दिया गया ये बयान बेहद शर्मनाक है, बल्कि ये सेना और महिलाओं दोनों का अपमान है। सेना का कोई अधिकारी हो या फिर सैनिक, उसका कोई धर्म नहीं होता है। अब देखिए सियासत हो रही है। उमंग सिंघार क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश। और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं और इस पर तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है मंत्री विजय शाह, उनसे बात करेंगे। आपका एक बयान सामने आया जिसे विवादित बताया जा रहा है। कर्नल सोफिया को लेकर ये बयान आपने दिया था। देखिए, कर्नल सोफिया को लेकर मैंने बयान नहीं दिया था। जो हिंदुस्तान की बहनों के जिनकी नई नई शादियाँ हुई थी उनके सामने उनके पति की उनके कपड़े उतार करके उनके सुहाग की जिस तरीके से हत्या की गई थी और उसके बाद सर्वनाक घटना जाति समाज देख करके की गई थी, ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान का खून खोल उठा। जो सोफिया मैडम की आप बात कर रही हैं वो हमारी वो बहन है, हमारी सगी बहन से बढ़ के बहन है और उसकी बेइज्जती करने का तो कभी सपने में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी सगी बहन से ज़्यादा हम उसकी इज्जत और सम्मान कर रहे हैं। हम सम्मान करते हैं। जो हमारे बयान को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं उनकी सोच को मैं प्रणाम करता हूँ। कांग्रेस आरोप लगा रही है आप पर। देखिए, कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस नहीं तो ये हालत देश की है। आपने कहा कि आपका मकसद नहीं था, आपके बयान का गलत मतलब निकाला गया और अगर माफ़ी मांगनी पड़ी तो आप माफ़ी भी मांगेंगे। देखिए, माफ़ी मैं किससे मांगूँ? उनकी सोच को, अपने सोच को ठीक करें।
सोफिया मैडम को अगर लगता है कि मेरे कुछ बोलने से उनको अगर दिल में चोट लगी है तो 10 बार सोफिया मैडम से माफ़ी मांग सकता हूँ मैं, लेकिन मेरी कोई ऐसी दुर्भावना नहीं थी। लेकिन कांग्रेसी के बोलने से थोड़ी माफ़ी। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि मंत्री विजय शाह का साफ ये कहना है कि उनका मकसद ऐसा नहीं था। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर पेश किया गया है और अगर उन्हें लगता है कि उनके बयान से कहीं कोई आहत हुआ है तो वो माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन। तो देखिए, भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक आज हुई और जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी बाकायदा दी गई है। कैबिनेट में सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री के साथ ही देश की तीनों सेनाओं का अभिनंदन किया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के तमाम फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में गेहूं खरीदी का काम 5 मई को सभी केंद्रों पर होगा। इसके साथ ही 9 लाख किसानों का पंजीयन करने के बाद 77.74 लाख मैट्रिक टन खरीदा गया है और 18,842 करोड़ रुपए की राशि किसानों को भुगतान के जरिए दी गई है। बचा हुआ 18 करोड़ का भुगतान भी बहुत जल्द किया जाएगा। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगों का एक धार्मिक सर्किट बनाने की योजना भी यहाँ पे रखी गई है। इसको बनाने का फैसला लिया गया है और जिससे इन सभी ज्योतिर्लिंगों पर लोग एक साथ दर्शन कर सकेंगे, जा सकेंगे। महाराष्ट्र में जिन तमाम स्थानों पर श्री कृष्ण लीलाओं की है और ऐसे स्थानों को डेवलप किए जाने का काम भी बहुत जल्द किया जाएगा। मोजी लीप को सुरक्षित किए जाने का काम भी किया जाएगा। उसके साथ ही जो तमाम विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार करने की दिशा में सरकार काम करेगी। इन सभी ज्योतिर्लिंगों पर लोग एक साथ जा सकें, इस प्रकार की योजना बनाने का निर्णय लिया है। हमने उन हाथियों से किसानों की और वहाँ के जनजीवन को बचाने के लिए एक 47 करोड़ की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, जिससे कि जंगली हाथियों की सुरक्षा करें, उन गांवों को प्रशिक्षित करें, जैसे कि हाथी घुस जाए तो फिर उनको पटाखे फोड़कर उनका मार्ग परिवर्तित करना। तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए सीज फायर समझौते के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चली है। कांग्रेस ने सीज फायर उल्लंघन को लेकर सरकार पर अप्रत्यक्ष तौर पर हमला बोला है तो पार्टी ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर इंदिरा गांधी के पोस्टर लगाए जिस पर लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने सरकार की तमाम नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में इंदिरा तेरी याद आई अभियान शुरू करेगी और इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि युद्ध व्यापार के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान और भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हुआ था। सवाल यह है कि युद्ध व्यापार के लिए तो हुआ नहीं था, आत्मसम्मान और भारत की नागरिकों की सुरक्षा के लिए हुआ था। देश को देखना है, सोचना है, समझना है कि क्या ये सारी परिस्थितियां भारत के अनुकूल हुई हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के जो मामले हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भोपाल के TIT कांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि मुरैना से एक और ऐसा ही कांड सामने आ गया है और जिसने हर किसी को चौंका के रख दिया है। शहर के जिवाजीगंज इलाके में मौजूद एक कोचिंग सेंटर में छात्राओं के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किए जाने का एक मामला सामने आया और इस मामले से हड़कंप मच गया लाजमी था। कोचिंग संचालक असलम खान पर नाम बदलकर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं और कोचिंग सेंटर से 2 दर्जन से ज्यादा वीडियो भी मिले हैं। इन तमाम वीडियो में कोचिंग संचालक छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करता हुआ साफ देखा जा सकता है। छात्राओं का तो आरोप यह भी है कि आरोपी असलम अश्लील हरकत करने के साथ ही उन पर धर्म बदलने का भी दबाव बनाता था। छात्राओं ने परिजनों से अपनी आप बीती बताई जिसके बाद उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस में मामला दर्ज किया गया। आरोपी असलम खान को हालांकि अब गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल पुलिस असलम से पूछताछ करने में जुटी हुई है और पता लगा रही है कि आखिर असलम के तार कहां जुड़े हुए हैं। क्या इसका एक और कोई बहुत बड़ा नेक्सस है? छात्राओं के परिजनों का तो आरोप यह भी है कि इस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इसके घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए। कई बार हमने इनसे पूछा भी, बोला नहीं सर मैंने RSS को
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इन लोगों को सबूत भी दिए है कि मैं हिंदू है, मुसलमान नहीं हूँ और ये मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ जो है तब का मामला दर्ज होना चाहिए और इनको तुरंत जेल के अंदर भेजना। पुलिस ने सारे तथ्यों पर जांच धीमे धीमे कर रही है और लड़की पक्ष से पीड़ित पक्ष से जो भी है उनने मामला दर्ज कराया है कि हमारी लड़की को ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उसका शोषण हो रहा था। तो वो मामला दर्ज हो चुका है आज, और बाकी बिंदु जैसे बाहर से उसके संपर्क है या नहीं है इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। इसमें पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर, और मामले की हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला है, और अश्लील हरकतें जो व्यक्ति करता था उसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए मुरैना में किस तरह से लड़कियों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। लव जिहाद का ये पूरा मामला है। हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के मामलों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। एक मामला थमता नहीं है कि दूसरा मामला फिर से खड़ा हो जाता है। भोपाल के बाद हमने जबलपुर देखा, हमने दमोह देखा, हमने मुरैना देखा, हमने फिर उसके बाद हमने कटनी देखा, हमने तमाम वो जिले देख लिए जहां पे इस तरह के मामले सामने आए। लेकिन एक बार फिर से मुरैना में जब ये लव जिहाद और लड़की को यहाँ पे धर्मांतरण के लिए मजबूर करना, ब्लैकमेल करना, अश्लील वीडियो बनाना, परेशान करना, ऐसा मामला फिर सामने आया तो वाकई में अब ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई में ये जो कुछ घटनाएं हो रही हैं ये क्यों इतने सिंक्रोनाइज तरीके से चल रही हैं, आखिर क्यों इन पर लगाम नहीं कसी जा रही है। सत्येंद्र सिंह तोमर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त IBC 24 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या अब तक कार्रवाई हुई है और क्या कुछ अपडेट है। सत्येंद्र, कब से ये सब कुछ चल रहा था और इतना वक्त क्यों लगा जो आरोपी है उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में? क्योंकि हमने देखा है भोपाल, जबलपुर, इंदौर, दमोह, सागर, अब मुरैना। बिल्कुल देखा जाए कोतवाली थाना इलाके के जीवाजीगंज में पूर्व में ये जो युवक है अभी उर्फ इंसानियत के नाम से ये कोचिंग चलाता था, और वैसे इसका नाम है असलम खान, जो कि गोरमी भिंड जिले का रहने वाला है। और ये पूर्व में न्यू हाउस बोट कॉलोनी इलाके में और भी अन्य जगह इन्होंने कोचिंग का काम किया था। फिर इसने जीवाजीगंज इलाके में इस कोचिंग का संचालन किया था, जिस पर लिखा था कोचिंग पर अभी उर्फ इंसानियत। और खास बात यह है कि इसी युवक ने अपना जो आधार कार्ड है वो भी अभी उर्फ इंसानियत के नाम से ही बनवाया था, लेकिन ओरिजिनल जो आधार कार्ड है वो भी असलम खान के नाम पर ही बना हुआ है। और लगातार जिस तरीके से उन्होंने जो हिडन कैमरे थे वो कंप्यूटर कक्ष में लगा रखे थे, PGDCA की पढ़ाई जाती थी और उसमें अधिकतर जो लड़कियां थी वो आती थी हिंदू समाज। कितने लोग थे और उनको कहीं ना कहीं उनके साथ शोषण जो इस PGDCA का जो प्रोग्राम का संचालन कर रहे थे? क्योंकि एक बाकायदा ये एक PGDCA प्रोग्राम लैब है, आपने अभी जिक्र किया है कि कंप्यूटर लैब भी है। कितने लोग इस कोचिंग सेंटर को संचालित करते थे? इसके साथ कितने लोग और हैं? क्योंकि अकेले एक तो करेगा नहीं, कई लोग इसका साथ दे रहे होंगे। बिल्कुल, अभी तो प्राथमिक दृष्टया असलम खान और अभी ही सामने आया है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद और तमाम सारे जो संगठनों के साथ साथ पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस भी इन बिंदुओं पर जांच की जा रही है। आसपास के जो CCTV फुटेज है वो भी जिस तरीके से कोचिंग का जो पड़ोसी है उन्होंने बताया है कि यहाँ कई लोग आते थे रुकने के लिए, यही जो बच्चियां थी वो रात को भी रुकती थी, कई बच्चियों को रात में भी रोका जाता था। और तमाम सारे जो हिडन कैमरे थे कम से कम 2 दर्जन से अधिक ऐसे जो वीडियो है वो सामने आए। तो कहीं ना सत्येंद्र, प्राइवेट ये कोचिंग मतलब कोचिंग है जिसका संचालन किया जा रहा था, रात को क्यों रोका जा रहा था? PGDCA का ऐसा कौन सा जो नया प्रोग्राम ऐसा एड ऑन हुआ है जिसमें रात को रोका जा रहा था? आखिर क्यों? नहीं, बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से जो पड़ोसी कोचिंग संचालक ने जो बताया है वो उन्होंने ये बताया है कि लड़कियां रात को भी आती थी, और इसके अलावा जो तमाम सारे जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान और हरियाणा के जो लोग थे वो भी यहाँ रात को आते थे, वो भी यहाँ रात को रुकते थे। और जो विश्व हिंदू परिषद और RSS के लोगों को ये जो सूचना मिली थी उनको इस तरीके की जो सूचना मिली थी। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि ना केवल मुरैना के लोग इस PGDCA प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए पहुंचे थे, बल्कि कई लोग ऐसे थे। हालांकि अब देखना यह होगा कि डिटेंशन में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। देखिए MP तो अजब है,
और यहाँ की जो सरकारी कामकाज की जो कार्य प्रणाली है वो सबसे ज्यादा गजब है। वो क्यों? क्योंकि अब हम जिस घोटाले की खबर आपको बताने जा रहे हैं, ये घोटाला ग्वालियर से सामने आया है और इस घोटाले की खबर को जानने के बाद आपको हैरानी होगी। यहाँ पर पीएचई विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। पीएचई विभाग के कर्मचारी भूप सिंह के 2 बेटों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। साल 2007 और 8 में कर्मचारी भूप सिंह की मृत्यु बताकर बड़े बेटे को अनुकंपा नियुक्ति दी गई, जबकि भूप सिंह जिंदा था और नौकरी ही कर रहा था। और इसी बीच 30 अक्टूबर 2021 को भूप सिंह की फिर से मृत्यु हो जाती है। तब उसके छोटे बेटे को भी अनुकंपा नियुक्ति दे दी जाती है, जबकि पिता के निधन होने पर सिर्फ एक संतान को ही अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान सरकारी विभाग और सरकार ने किया हुआ है। मामले में पीएचई विभाग के चीफ इंजीनियर ने जांच करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। हालांकि देखना होगा कि कब ये कार्रवाई होगी, क्योंकि बिना सांठगांठ के इतना बड़ा घोटाला पॉसिबल नहीं है। जबकि चीफ इंजीनियर के कार्यकाल में उनके ही आदेश पर 2023 में भूप सिंह के छोटे बेटे पुष्पेंद्र को नियुक्ति दी गई है। यानी कि यहाँ पे खुद चीफ इंजीनियर सवालों के घेरे में है। हमने आंतरिक ऑडिट में ही ये सामने आया था कि भूप सिंह नाम का कोई एक कर्मचारी था जिसके बेटों की नियुक्ति हुई है। उस पूरे प्रकरण की मैं गहराई से जांच कर रहा हूँ। उसमें जो भी दोषी होगा, चाहे उसने आपराधिक कृत्य किया हो तो आपराधिक प्रकरण की कार्रवाई, या अनुशासनात्मक का कोई आचरण अधिनियम का उल्लंघन हुआ तो उसके अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इंदौर में पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। 2 आरोपियों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है। एक आरोपी महाराष्ट्र के जलगांव, तो वही दूसरा आरोपी इंदौर का ही रहने वाला बताया जाता है। सोशल मीडिया पर नकली नोट बेचने की कोशिश की शिकायत के बाद सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने गिरफ्तारी की है और पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रथमेश ने फेसबुक के जरिए महाराष्ट्र के युवक से संपर्क किया था जो नकली नोटों को खपाया करता था। और इसके बाद प्रथमेश ने दीपक के साथ मिलकर इंदौर में इन तमाम नोटों को बेचने की योजना बनाई। आरोपी नकली नोटों को बच्चों के खेलने वाले कटलरी नोट्स की गड्डियों की शक्ल में तैयार करता था और इन गड्डियों के ऊपर और नीचे एक एक असली और 500 रुपए का नोट लगाया जाता था ताकि देखने वाले को यकीन हो जाए कि ये पूरी गड्डी असली है। कुछ लोग फेसबुक पर उपस्थित होकर के और कुछ नकली नोट खपाने की फिराक में हैं। उसमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मिस्टर प्रथमेश एवतकर है और दूसरा दीपक कौशल है। दीपक कौशल के द्वारा यहाँ पर पैसे खपाने की नीयत से किसी से कांटेक्ट किया गया था और वहीं पर हमारी टीम के द्वारा इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। देखिए, संस्कार धानी जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में संदीपनी विद्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। इस वक्त वो संबोधित करें, आइए सुनते हैं। 2.5 सरेंडर करते हुए अपने आप का चाहे प्राणांत कर दिया, लेकिन हमारी इज्जत को 4 चांद लगा करके आजादी की कीमत बताने का प्रयास किया है। वही ये समय आज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश और इस देश के अंदर चुने हुए नागरिकों के जीवन की कीमत, हमारा स्वाभिमान और गौरवशाली अतीत क्या होता है, वो आज हमारे बीच पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर धूल चटा करके बताने का प्रयास किया है। जोरदार अभिनंदन करो सभी वीर सैनिकों का, सारी सेना का। दुनिया ने देखा है हमारे अपने देश के दुश्मनों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। नींद खुली नहीं, आंख पलक झपकने का मौका नहीं दिया और आज तक के जितने आक्रमण हुए पाकिस्तान के हमारे बीच में से, जब जब उसको धूल चटाई, उसमें सर्वाधिक तेज गति से और सर्वाधिक मारने वाला अगर कोई आक्रमण हुआ, ये भारत के द्वारा किया गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने तमाम प्रकार के अलग अलग उपायों के माध्यम से
सरकार जब बनाई और सरकार के माध्यम से जो काम हुए, एक एक काम जो असंभव जैसे लगते थे, लेकिन यहाँ की शिक्षा नीति के बलबूते पर सच्चे अर्थों में हम तो उस बात को याद करें, जबलपुर वो संस्कार धानी है जहाँ लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र में अपने अधिकार के लिए आज़ादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कांग्रेस पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जीत करके यहाँ को गौरवान्वित किया था। ये वो स्थान है, जोरदार अभिनंदन करो अपने स्वर्गीय भारत रत्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जिनने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के अंदर जब तक कि देश की एक एक चीजों के लिए अपने देश के नागरिकों के अंदर तड़फ नहीं होगी, उनके मन के अंदर की अपने देश के प्रति ललक स्थापित नहीं होगी, तब तक देशभक्ति का परवान चढ़ना मुश्किल जाता है। मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा, नेताजी सुभाष चंद्र वो व्यक्ति थे जिनके एक एक जीवन के घटनाक्रम एक से बढ़कर एक, वो अंग्रेज जिनका सूर्यास्त नहीं होता जिनके साम्राज्य का, उनके खिलाफ आजाद हिंद फौज लड़ा करके उनने अंग्रेजों को उस समय घुटने के बल लाए थे। आज मैं इस बात के लिए फिर कहना चाहूँगा, वो जो जोश था हमें बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ेगा, जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा। हम दलों की बात नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका वो परिश्रम आखिरकार देश के साथ किस रूप में होना चाहिए, उनका उसी प्रकार का दूसरा एक और इतिहास जुड़ता है। जब देश आजाद हो रहा था, आजाद होने वाले देश के समय लगभग 1000 साल की गुलामी, पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद 1947 में देश आजाद हुआ। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद गुलाम देश की आजादी के आधार पर क्या मापदंड होना चाहिए, किस प्रकार से देश का मस्तक दुनिया के सामने गर्व से गौरवान्वित होना चाहिए, हम सब भूले नहीं उस बात को। मोहम्मद गौरी के माध्यम से गजनी के साथ एक कलंक की घटना जुड़ी थी, सोमनाथ के मंदिर को लूटने की और मंदिर को तोड़ने की। उस बात का प्रतिकार हमारे अपने राष्ट्रीय नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ने किया था। जोरदार अभिनंदन करो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का, जो देश की पश्चिमी सीमा पर हमारे बीच आसमान से बातें करते हुए वो देवालय था, उसको नष्ट भ्रष्ट तत्कालीन आक्रांताओं ने किया था। लेकिन आजादी के बाद उसका मान सम्मान बढ़ाते हुए देश की सनातन संस्कृति के प्रति उनने अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए, सच्चे अर्थों में आजादी वो होती है। और हमें इस बात की प्रसन्नता है, सोमनाथ के उस बड़े योगदान को याद करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न